क्वेश्चन नंबर पहला, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, तारानाथ कौन था, इसका योगदान बताइए। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयुर तथा तंगयुर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्को पोलो कौन था, इसका योगदान बताइए। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता कौन थे? यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्धशाली सभ्यता रही मानते हैं कुछ। इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ प्रजाति को स्वीकार करते हैं, अन्य इसे आर्यों की प्राचीन सभ्यता कहते हैं। कुछ ऐसे आर्य असुर मिश्रित सभ्यता कहते हैं। द्रविड़ प्रजाति के संबंध में दिए गए तर्क प्रबल व सशक्त है। प्रश्न संख्या 5 है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त हुआ है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 6 है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 7 है, तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वर्णन किस वेद से प्राप्त हुआ है? तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न संख्या 8 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। प्रश्न संख्या 9 है, रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? रजत तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 है, दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? दुनिया की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, ओरियन क्या है? ओरियन एक तारामंडल है। प्रश्न संख्या 14 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर 180 अक्षांश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप व महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। संख्या 16 है, तारा किसे कहते हैं? तारा एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश व ऊष्मा होता है, तारा कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, अरण्यक किसे कहते हैं? अरण्यक शब्द की सिद्धि अरण्य से हुई है जिसकी पृष्ठभूमि में निहित आशय है। अरण्य में इसकी पठनीयता अर्थात जो मरण में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे अरण्यक कहते हैं। इसमें आत्मविद्या, तत्व चिंतन एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया जाता है। स्मृति क्या है? प्रश्न संख्या 18, स्मृति क्या है? संक्षेप में बताइए। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के मध्य की गई है। प्रश्न संख्या 19, बौद्ध धर्म के संप्रदाय बताइए। कनिष्क के समय में आपसी मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय बन गए, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के कट्टरपंथियों का संप्रदाय था। यह संप्रदाय केवल महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करता है। महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानता है और उनका मूर्तियों तथा तीर्थस्थलों की पूजा भी करता है। प्रश्न संख्या 21 है, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो अपने ग्रह की परिक्रमा करता है। प्रश्न संख्या 23 है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 24 है, सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के नाम बताइए। सौर परिवार में सूर्य तथा उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। प्रश्न संख्या 25 है, पृथ्वी क्या है बताइए। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित ग्रह है। पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर अनुकूलन जलवायु एवं जल की उपलब्धता के कारण जीवन यापन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 26, चंद्रमा क्या है बताइए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किमी की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। प्रश्न संख्या 27 है, मापचित्र क्या है बताइए। एक मानचित्र में विभिन्न नगरों की स्थिति को दर्शाया जाता है। मानचित्र में नगरों के भवनों की आंतरिक दशा को नहीं दिखाया जा सकता। अतः किसी भवन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वास्तुकार भवन निर्माण के डिजाइन के लिए उसकी पहले उस भवन का मानचित्र बनाया जाता है। मापचित्र में भवन के कमरों का निश्चित आकार, खिड़कियों
की स्थिति व आकार दरवाजों की स्थिति दिखाई जाती है उसे मानचित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, पृथ्वी के दो प्रमुख केंद्र किसे कहते हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को पृथ्वी के दो प्रमुख केंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, ध्रुवों को क्या कहा जाता है? ध्रुवों को पृथ्वी की धुरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, मौसम एवं जलवायु में क्या संबंध है? मौसम और जलवायु एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न संख्या 32 है, मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? पहला है अक्षांश, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा है समुद्र से दूरी, चौथा है पवनों की दिशा आदि। ये मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ ऋतु। प्रश्न संख्या 34 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बताइए। यहाँ सोना निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लॉ-अयस्क, बॉक्साइट और कोयला ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण खनिज संपदा है। दक्षिण महाद्वीपों के सर्वाधिक कोयले के भंडारण यहीं हैं। यहाँ सीसा, जस्ता, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस भी पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 35 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या एवं यातायात के साधन बताइए। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यह विश्व का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। अधिकतर लोग पूर्वी तटीय, निम्न भूमि तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में रहते हैं। यहाँ मुख्य यातायात रेल हैं, जिनमें सबसे लंबा 4000 किलोमीटर ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है जो सिडनी से मिलता है। ऑस्ट्रेलिया बंदरगाह रेल और सड़क मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 36 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख नगर बताइए। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख नगर है तथा मेलबोर्न एवं कैनबरा भी प्रसिद्ध शहर है। मेलबोर्न प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र एवं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत और भूटान के संबंधों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारत का भूटान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है। यह पारस्परिक विश्वास और सहयोग पर आधारित है। भारत ने भूटान के आर्थिक विकास में उसकी सहायता की है। दूर संचार, सड़क निर्माण, भूगर्भ अनुसंधान तथा सिंचाई कार्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने भूटान को सहायता प्रदान की है। भूटान देश के नागरिकों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। भारत और बर्मा म्यांमार के संबंधों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 38 है, भारत और बर्मा म्यांमार के संबंधों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। भारत का बर्मा के साथ परंपरागत निकटता एवं मैत्रीपूर्ण संबंध है। कुछ ही समय पहले बर्मा और भारत के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। हाल ही में भारत से एक सांस्कृतिक मंडल और एक रक्षा अधिकारियों का दल बर्मा गया था। भारत में बर्मा के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, सन 1987 में भारत के प्रधानमंत्री ने बर्मा की किस संबंध में सहयोग देने का संकल्प किया? सन 1987 में जब भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बर्मा गए थे, उस समय भारत और बर्मा ने नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अन्य अवैध कार्यों को नियंत्रित करने में एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करने का संकल्प किया था। संख्या 40 है, अंतरिक्ष अनुसंधान के कोई 2 उद्देश्य बताइए। पहला है संचार एवं शिक्षा के तीव्र विकास के लिए अंतरिक्ष तकनीक को प्रयुक्त करना। दूसरा है देश के प्राकृतिक संसाधनों का उचित समय पर सर्वेक्षण एवं अंतरिक्ष तकनीक को प्रयुक्त करना। प्रश्न संख्या 41 है, अंतरिक्ष विज्ञान के कोई 3 उपयोग बताइए। पहला है दूरदर्शन के कार्यक्रमों का समस्त भारत में प्रसारण करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। दूसरा है पृथ्वी पर घटने वाली घटना का सीधा प्रसारण करने में सहायता मिलता है। तीसरा पॉइंट है सुदूर संवेदन कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किया जा सकता है। रेडियो प्रसारण में, दूरदर्शन प्रसारण में, मुद्रण संदेश प्रेषण में तथा वायरलेस द्वारा जासूसी कार्यों में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत के अंतरिक्ष केंद्रों के नाम बताइए। फर्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थूम्बा में। दूसरा है श्रीहरिकोटा कृत्रिम उपग्रह रेंज। तीसरा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। पांचवा है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 43 है, सड़क पर बाएं चलने का क्या नियम है? बाएं चलने का नियम, सड़क पर चलते समय अपने बाएं हाथ की ओर चलना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाएं चलने की सलाह देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 44 है, सड़क पर बाएं मुड़ने का नियम बताइए। जब हमको किसी सड़क के बाएं की ओर दूसरी रोड पर मुड़ना होता है तो सर्वप्रथम हमको मुड़ने पर आने वाली सड़क से पहले ही गति को अपने धीमा कर लेना चाहिए। इसके बाद हमको बाएं मुड़ना चाहिए।
प्रश्न संख्या 45 है, दाएं मुड़ने का नियम बताइए। जब हम सड़क के दाईं ओर चलते हैं तो हमको बाएं मुड़ने की आवश्यकता होती है, तो पहले हमको पीछे और आगे के दोनों के वाहनों को देखकर धीरे धीरे सड़क के बीच में पहुंचना चाहिए तथा दाईं ओर मुड़कर अपनी गति को बढ़ाना चाहिए तथा रोड के दूसरी ओर भी हमको दाईं ओर ही चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 46 है, ट्रैफिक पार करने का नियम बताइए। यदि हम सड़क पर जब सामान्य गति के वाहनों को पीछे छोड़कर आगे जाना चाहते हैं तो उन वाहनों को पास करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम उसी दिशा के वाहन को पास कर रहे हैं तो जिस दिशा में हम चल रहे हैं तो उसकी दाईं ओर से हमको पास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 47 है, एक संकेत संबंधी नियम बताइए। गाड़ी के इंडिकेटरों के प्रयोग नियमों का ज्ञान प्रत्येक वाहन चालक को होना चाहिए, जिससे वह प्रत्येक स्थिति में नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं से बच सके। प्रश्न संख्या 48, अर्थशास्त्र क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र उन कार्यों का अध्ययन है जिनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव होता है। प्रश्न संख्या 49 है, अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा दीजिए। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो कि धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। प्रश्न संख्या 50 है, अर्थशास्त्र के अध्ययन के कोई 2 लाभ बताइए। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यवसाय या पेशे के चयन में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है, यह व्यक्ति को धन का सदुपयोग करना सिखाता है। प्रश्न संख्या 51 है, व्यय योग व्यक्तिक आय बताइए। व्यय योग व्यक्तिक आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिक आय में से व्यक्तिक प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। प्रश्न संख्या 52 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से स्थिर पूंजी के उपयोग राशि के मूल्य को घटाने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, शुद्ध घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। सकल घरेलू उत्पाद में से स्थिर पूंजी के उपभोग अथवा ह्रास के मूल्य को घटाने से जो मूल्य प्राप्त होता है वह शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। इस प्रकार इसमें अन्य वस्तुओं के मूल्य में से ह्रास की राशि घटा दी जाती है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार की कीमत पर इक्वल सकल घरेलू उत्पाद बाजार की कीमत माइनस स्थिर पूंजी का उपयोग या ह्रास होता है। प्रश्न संख्या 54 है, वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैस के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, धूमकेतु किसे कहते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान रहते हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, मंदाकिनी किसे कहते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभ का गैस पुंज है मंदाकिनी कहलाता है। प्रश्न संख्या 57 है, देशांतर किसे कहते हैं। भूपटल पर पूर्व और पश्चिम की ओर किसी स्थान विशेष के देशांतर का मानक समयोत्तर से नापी गई दूरी का कोण देशांतर कहलाता है। संख्या 58 है, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, कर्क संक्रांति किसे कहते हैं। 12 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 अंश n पर लंबवत होता है। 23.5 अक्षांश n पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न संख्या 60 है, मकर संक्रांति किसे कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न संख्या 61 है, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति किसे कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है। इस गति को वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, दिन और रात क्यों होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, ब्लिजार्ड किसे कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लिजार्ड कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, इग्लू किसे कहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, विक्षेपण किसे कहते हैं। वायु के अपनी मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, वायुदाब किससे नापते हैं। वायुदाब एक यंत्र द्वारा मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, इतिहास का अर्थ लिखिए। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन तथा ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाओं को जानना। प्रश्न संख्या 69 है, विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक डार्विन थे। प्रश्न संख्या 70 है, सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था।
प्रश्न संख्या 71 है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। प्रश्न संख्या 72 है, जैन धर्म के अर्थ को लिखिए। जैन धर्म जिन शब्द से बनाया गया है। जैन साहित्य में जैन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले अर्थ सभी प्रकार के विचारों पर स्वाभाविक नियंत्रण रखने वाला होता है। प्रश्न संख्या 73 है, आश्रम कितने हैं कि उनके नाम लिखिए। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा चौथा है संन्यास आश्रम। पीगू द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी समाज की वह वास्तविक आय है। विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। प्रश्न संख्या 75 है, जैन मत की 2 शिक्षाएं लिखिए। निर्वाण प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, व्रत तथा उपवास पर जोर। प्रश्न संख्या 76 है, जैन मत के त्रिरत्न क्या है, उनके नाम लिखिए। त्रिरत्न मनुष्य को निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाने के साधन है। त्रिरत्नों के नाम इस प्रकार हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चित्र। प्रश्न संख्या 77 है, जैन मत के 5 महाव्रतों के नाम लिखिए। जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। प्रश्न संख्या 78 है, जैन मत के सीमित प्रसार के 2 कारण लिखिए। पहला है दर्शन, आचार विचार तथा तपस्या की कठोरता, दूसरा है प्रचारकों का अभाव। प्रश्न संख्या 79 है, जैन मत के 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। प्रश्न संख्या 80 है, बौद्ध धर्म के पतन का कोई एक कारण लिखिए। भिक्षुओं का चारित्रिक पतन। प्रश्न संख्या 81 है, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर, गोरखपुर में प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 82 है, गौतम बुद्ध की 2 प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है जीवन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना, दूसरा है बुद्ध ने स्वावलंबन पर बल दिया। प्रश्न संख्या 83 है, बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहला है दुख, दूसरा है समुदाय या कारण, तीसरा है निरोध तथा चौथा है मार्ग। प्रश्न संख्या 84 है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या है? बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया है वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इसके 8 नियम हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत का, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। प्रश्न संख्या 85 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 599 ईस्वी पूर्व के लगभग वैशाली के अंतर्गत कुंडग्राम नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 86 है, आर्यों ने कौन कौन से 4 आश्रम निश्चित किए थे? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। प्रश्न संख्या 87, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? उत्तर वैदिक काल में आचार्य लोग अपने आश्रमों में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। प्रश्न संख्या 88 है, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। पहला है सिंधु नदी, दूसरा है वितास्ता झेलम, तीसरा है आशिकनी चिनाव, चौथा है परुषणी रावी, पांचवा है विपाशा ब्यास, छठवां है सुतुद्री सतलज, सातवां है सरस्वती नदी। प्रश्न है 89, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का यह संकलन किया गया है। सैंधवकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? विभिन्न धातु से निर्मित मोहरों पर अंकित सांड, भैंस, बाघ तथा गेंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। प्रश्न संख्या 91 है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली क्या थी? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। 92 प्रश्न है, किसी एक उपनिषद का नाम लिखिए। कठोपनिषद। प्रश्न संख्या 93 है, वैदिक कालीन किसी एक राजनीतिक संस्था का नाम लिखिए। सभा। प्रश्न संख्या 94 है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? आर्यों का मुख्य भोजन दही, दूध, घी, मक्खन तथा अन्न था। प्रश्न संख्या 95, आर्य भारत के मूल निवासी थे, इसके पक्ष में एक तर्क लिखिए। वेदों, पुराणों अथवा हिंदुओं के अन्य किसी धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ में कहीं इस बात का अभ्यास नहीं मिलता है कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। प्रश्न संख्या 96 है, 4 वेदों के नाम लिखिए। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 97 है, आर्यों के सामाजिक जीवन की 3 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है वैदिक आर्य स्त्रियों का सम्मान करते थे। दूसरा है आर्यों का सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था पर आश्रित था। तीसरा है आर्यों की शिक्षा दीक्षा गुरु के आश्रम में होती थी। प्रश्न संख्या
98 है, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ण बनाए गए थे? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। प्रश्न संख्या 99 है, मिस्र में सबसे पहले किस सम्राट ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था? मिस्र में सबसे पहले मोने नामक राजा ने साम्राज्य स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 100 है, मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा है? मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजे का पिरामिड है। प्रश्न संख्या 101 है, मिस्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम लिखिए। मिस्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कारनाक का मंदिर है। प्रश्न संख्या 102 है, मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति का नाम लिखिए। मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति स्फिंक्स की मूर्ति है। प्रश्न संख्या 103 है, मिस्र के किन्हीं दो देवताओं के नाम लिखिए। पहला है रा, सूर्य देवता, दूसरा है ओसिरिस, नील नदी का देवता माना जाता है। प्रश्न संख्या 104 है, मिस्र की लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? मिस्र की लिपि को हेरोग्लिफिक लिपि के नाम से पुकारी जाती है। प्रश्न संख्या 105 है, मिस्र की सभ्यता किस घाटी में विकसित हुई है? मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई है। प्रश्न संख्या 106 है, मसाले लगे सुरक्षित शवों को क्या कहते हैं? मसाले लगे सुरक्षित शवों को मम्मी कहते हैं। संख्या 107 है, प्राचीन चीन के दो प्रसिद्ध दार्शनिकों के नाम लिखिए। प्राचीन चीन के दो प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से तथा कन्फ्यूशियस थे। प्रश्न संख्या 108 है, राजकीय सेवा के चयन के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा कहाँ प्रारंभ हुई? राजकीय सेवा के चयन के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं चीन में आरंभ की गई थी। चीन में आरंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 109 है, चीन के ताओ धर्म की पुस्तक का नाम क्या था? चीन में ताओ धर्म की पुस्तक का नाम ताओ ते चिंग था। प्रश्न संख्या 110 है, प्राचीन चीन के किन्हीं दो आविष्कारों के नाम बताइए। प्राचीन चीन के दो आविष्कारों के नाम कुतुबनामा तथा भूकंप मापक यंत्र थे। प्रश्न संख्या 111 है, चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? चीन की सभ्यता का विकास वांगहो, यांगटी, शिक्यांग तथा शिक्यांग नदियों की घाटी में हुआ। प्रश्न संख्या 112 है, मंदारिन कौन थे? चीन में सार्वजनिक परीक्षाओं को संचालित करने वाले अधिकारी को मंदारिन कहलाते थे। प्रश्न संख्या 113 है, चीन में चिन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? चीन में चिन वंश का सबसे प्रतापी शासक शी हुआंगटी था। प्रश्न संख्या 114 है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चीन की महान दीवार का निर्माण सम्राट शी हुआंगटी द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 115 है, पैगोडा से आप क्या समझते हैं? चीन में जो बौद्ध मंदिर बने हुए हैं उनको पैगोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 116 है, कन्फ्यूशियस का जन्म किस देश में हुआ था? कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। सिंधुवासी मातृदेवी, पशुपति, शिव, पशुओं, वृक्षों, जल तथा नाग की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 118, सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला? सिंधु घाटी की सभ्यता का पता 1921 में हड़प्पा तथा 1922 से 23 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला। प्रश्न संख्या 119 है, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले थे? सिंधु सभ्यता के अवशेष लोथल, कालीबंगा, रोपड़ आदि स्थानों पर मिले थे। प्रश्न संख्या 120 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई तथा चौड़ाई लिखिए। स्नानागार की लंबाई 50.7 मीटर, स्नानागार की चौड़ाई थी 16.8 मीटर थी।